हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, राइट? क्रोमोसोम इज बेसिकली अ कंडेंस फॉर्म ऑफ जीन और अ डीएनए, राइट? अब क्रोमोसोम जो है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए और जीन। तो याद रखना है क्रोमोसोम फॉर्म होने का मकसद क्या है, ठीक है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है? याद रखो कि बिकॉज जो एक सेल के डीएनए का लेंथ होता है इन मैमल्स, ठीक है, उसका रेंज होता है फ्रॉम 2 to 3 मीटर्स। एक सेल के डीएनए की बात कर रहा हूं मैं। एक सिंगल सेल के डीएनए का लेंथ होता है 2 to 3 मीटर्स। और आपको पता है न्यूक्लियस का लेंथ बहुत ही छोटा होता है, उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, राइट? इतने छोटे से सेल या फिर इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे जाएगा, राइट? कैसे वो वहां पर अपने आप को एडजस्ट करके फिट करेगा, राइट? इस वजह से देयर इज क्रोमोसोम, राइट? डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल होता है और एक कॉम्पैक्ट कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ये फंडा एकदम क्लियर रखना है कि व्हाई देयर इज क्रोमोसोम। दूसरी चीज, डीएनए याद रखना है, डीएनए कंटेन्स जीन्स, राइट? आप सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज जीन। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैज इंफॉर्मेशन और व्हिच एनकोड्स फॉर अ प्रोटीन और एमआरएनए, राइट? ये दो चीजें बहुत ही फंडामेंटल, इसको बहुत अच्छे से याद रखना बिकॉज ये अभी यहां पर काम आने वाली। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या देखने वाले हैं कि जीन जो है, इट इज जीन जो है, जीन को कौन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है? यहां पर आंसर है क्रोमोसोम, ठीक है? इट इज द क्रोमोसोम व्हिच कैरीज द जीन और डीएनए फ्रॉम अ जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? इसको क्लियर रखना है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि जो डीएनए है, डीएनए जो है उसके अंदर क्या होता है, जीन्स। और जीन जो है वो कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है? इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो थियरी है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इट वाज प्रपोज्ड बाय सुटॉन एंड बोवेरी। सुटॉन एंड बोवेरी हैज प्रपोज्ड दिस थियरी इंडिपेंडेंटली इन द ईयर 1902। साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन द ईयर 1933 टीएच मॉर्गन, ठीक है, साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम हम देख रहे हैं, टीएच मॉर्गन, इन द ईयर 1933 कंफर्म्ड, उसने क्या किया, कंफर्म किया द फाइंडिंग्स ऑफ सुटॉन एंड बोवेरी। इसको याद रखना है कि प्रपोज तो किया था सुटॉन एंड बोवेरी ने, बट किसी वजह से उसको साइंटिस्ट कम्युनिटी ने शायद एक्सेप्ट नहीं किया, राइट? उसके बाद फिर उसी थियरी को जो है उसको उसके ऊपर रिसर्च की गई बाय टीएच मॉर्गन एंड हिज टीम, राइट? और फाइनली जो फाइंडिंग्स थी या जो प्रपोज किया था थियरी सुटॉन एंड बोवेरी ने, उसको कंफर्म किया, ठीक है? किसने कंफर्म किया? टीएच मॉर्गन, जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये तीन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सुटॉन एंड बोवेरी, इट वाज कंफर्म्ड बाय टीएच मॉर्गन, ठीक है? अब आगे उसने, टीएच मॉर्गन ने एक और चीज बताई थी कि ही वाज द फर्स्ट टू एसोसिएट, ठीक है? ये थियरी देने के अलावा एक खास बात टीएच मॉर्गन ने बताई थी कि जो एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम, राइट? मैंने जस्ट अभी बताया आप सभी को कि इट इज द क्रोमोसोम व्हिच कैरीज द जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहां पर उसने एसोसिएट किया क्रोमोसोम को विद अ जीन, मतलब क्रोमोसोम जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, तो जाहिर सी बात है डीएनए भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। डीएनए जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो जीन्स भी क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि टीएच मॉर्गन वाज द साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट टू एसोसिएट द जीन विद द स्पेसिफिक क्रोमोसोम, विद द स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। अब ये जो थियरी है, chromosomal theory of inheritance, what does it states? Okay, so genes are located, right? Genes
are located at specific loci on the chromosome, राइट है। सो देखो यहां पर एक क्रोमोसोम मैं बना देता हूं, राइट, ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम जो है मैंने जैसे कि बताया, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। एंड डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन्स। तो याद रखना है कि जो जीन्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक लोकाई या फिर लोकस, ठीक है, लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम, राइट। यहां पर मैंने बना दिया। एंड इट इज द क्रोमोसोम व्हिच सेग्रीगेट, it is the chromosome which segregate and assort independently, ठीक है। आपने सभी ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में सुना हो, राइट। सो असॉर्ट यहां पर हो रहे हैं। सो याद रखना है कि जो क्रोमोसोम है दे सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस आपने पढ़ा होगा, राइट, कैसे जो क्रोमोसोम है वो अलग होते हैं, राइट, अलग हो जाते हैं एंड फिर से क्या हो जाते हैं, रिकंबाइन। रिकंबाइन होते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। सो इसको बहुत अच्छे से रखना है। और ये किसमें दिखाई देंगे, इन द जाइगोट, क्लियर है। सो याद रखना है, सपोज ये मेरा मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है, वी आर टेकिंग द एग्जांपल, और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ओके। सो मैं बस यहां पर लोकाई शो कर देता हूं, राइट। तो ये जो है मियोसिस से तैयार हुए हैं, they have assorted, these chromosome have been separated and assorted independently during meiosis, right। अब ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, राइट। अब फ्यूज हो जाएंगे इसका मतलब क्या, they will recombine at the time of fertilization, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा ये कंबाइन हो जाएंगे और ये सेम क्रोमोसोम किस में दिखाई देगा, इन द जाइगोट। ये सेम क्रोमोसोम कहां दिखाई देगा, इन द जाइगोट, राइट। सो सपोज मैंने ये क्या कर दिया, जाइगोट बना दिया, राइट। जाइगोट का न्यूक्लियस है, तो यहां पर आपको जाइगोट दिखाई दे रहा है, राइट। और ये जाइगोट आप सभी को पता है किस स्टेट में है, डिप्लॉयड, राइट। और ये क्रोमोसोम्स क्या है, हैप्लॉयड। सो ये बेसिक स्टेटमेंट याद रखना है, which was given by T.H. Morgan, ठीक है। genes are located on the specific loci of the chromosome, अभी दिखा दिया। and it is the chromosome which separate and assort independently during meiosis, ये भी शो कर दिया। and recombine at the time of fertilization in the zygote, ठीक है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना है अबाउट क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थियरी, दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। सो यहाँ पर टोटल 10 to 11 साइलेंट फीचर्स हैं, तो वन बाय वन हम एक एक जो है डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है गैमेट्स कॉन्स्टिट्यूट bridge between one generation to the next generation, right। गैमेट जो है वो एक ब्रिज के समान है, they are equivalent to the bridge for one generation to the next generation, ठीक है। सो यहां पर क्या बताया गया है कि देखो गैमेट्स जो है वो जब भी प्रोड्यूस होंगे, राइट, गैमेट्स जब प्रोड्यूस होंगे बाय मियोसिस तभी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। मतलब एक मैटरनल गैमेट है, एक पैटर्नल गैमेट है, राइट, दैट इज स्पर्म एंड ओवा, तो दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तभी तो आगे जाके क्या होगा, जाइगोट बनेगा, मतलब आगे की जनरेशन बनेगी, राइट। सो याद रखना है कि गैमेट्स कॉन्स्टिट्यूट द ब्रिज बिटवीन द वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। बोथ द स्पर्म एंड एग्स कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, राइट। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, राइट, इन केस ऑफ ह्यूमंस हम डिप्लॉयड है, राइट। सो हमारे में जो हाफ क्रोमोसोम है वो होते हैं मैटरनल, दैट इज मदर, एंड जो हाफ क्रोमोसोम होते हैं वो है पैटर्नल, दैट इज फ्रॉम फादर, राइट। इक्वली दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, दैट इज स्पर्म एंड एग, तो इसको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, दोनों पॉइंट क्लियर रखना है। पहला पॉइंट है गैमेट्स पर, गैमेट जो है वो एक ब्रिज के समान है,
for the first generation to the next generation. Second point याद रखना है, both egg and sperm contribute equally in the heredity of the offspring, right? इसको आप और एक तरीके से समझ सकते हो कि कुछ कैरेक्टर आपके पास फादर के होंगे, कुछ कैरेक्टर आपके पास मदर के होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है वो कि जो हेरिडिटी है वो दोनों ही पेरेंट्स से आती है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स दिए हैं सेकंड में। द स्पर्म प्रोवाइड्स ओनली द न्यूक्लियर पार्ट टू द जाइगोट, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब भी एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो जब भी एग जो है, एग के अंदर स्पर्म पेनिट्रेट करता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन के केस में याद रखना है कि जो स्पर्म है वो एग को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाता है, राइट। उसके अंदर जाने के बाद जो उस साइड है या फिर जो एग है उसको सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का क्या चाहिए होता है, क्रोमोसोम। स्पर्म एक गैमेट है, एक सेल, राइट। तो उसका कौन सा पार्ट चाहिए होता है, ओनली एंड ओनली क्रोमोसोम, बाकी उसको कोई भी पार्ट से मतलब नहीं है, किसको, उस साइड को, राइट। सो याद रखना वही दिया हुआ है, द स्पर्म प्रोवाइड्स ओनली न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम चाहिए होता है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, डीजनरेट या फिर डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसको याद रखना है कि स्पर्म जो है, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियर पार्ट दैट इज क्रोमोसोम चाहिए होता है उस साइड को, और उस साइड बाकी का काम कर देता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, राइट। सो यहां पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्पर्म का जो क्रोमोसोम है वो फ्यूज हो जाएगा किसके क्रोमोसोम के साथ, एग के जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है उसके साथ, ठीक है। कब, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब याद रखना है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, 2 पॉइंट याद रखना है, इसके 2 सब हेडिंग वाले पॉइंट भी याद रखने हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, राइट, देयरफॉर क्रोमोसोम मस्ट कैरी द हेरिडिटी ट्रेट्स, राइट। अभी जस्ट मैंने बताया कि कुछ जो बॉडी के स्ट्रक्चर है या फिर कुछ जो हैबिट्स है हमारी वो फादर की जैसी होती है, कुछ जो है किसकी जैसी होती है, मदर की, राइट। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम है दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, राइट। एंड अगेन क्रोमोसोम कंटेन्स व्हाट, जीन, राइट, क्रोमोसोम कंटेन्स जीन। नाउ फोर्थ पॉइंट, एवरी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर, एक क्रोमोसोम हो या एक पेयर हो क्रोमोसोम का, दे हैव अ डेफिनेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, सही है, राइट। लॉस ऑफ अ कंप्लीट और अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, लॉस ऑफ अ कंप्लीट और अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी इन द क्रोमोसोम, राइट। बहुत सिंपल लाइन है ये, राइट। सो इसको याद रखना है। आप सभी ने सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, राइट। इस सब केसेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं देयर इज एन एब्सेंस ऑफ और अ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, राइट। सो यहां पर वही चीज दी हुई, लॉस ऑफ कंप्लीट और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कोई आर्म्स, क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म जो है वो एब्सेंट है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी है उस ऑर्गेनिज्म की जिसमें ये चीज की डेफिशिएंसी है, इस क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी है, वो उसकी बॉडी भी उससे क्या करेगी, सफर करेगी, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, क्लियर है। सो फोर्थ पॉइंट याद करना है, क्रोमोसोम और अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम और अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम might lead to structural and functional deficiency in the organism. फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, like heredity traits, the chromosome are retained their number. जैसे कि ट्रेट्स हमारे में जब तक हम लोग की डेथ नहीं होती तब तक होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम जो है they also retain their number, structure and individuality throughout the life of an organism and from generation to generation, right. reproduce किया है, that is कोई इंडिविजुअल है, right, उसने reproduce किया, उसके बाद there is a death,
सो वहां पर कहीं ना कहीं क्या हुआ है, क्रोमोसोम पास हो चुका है उसके अपकमिंग जनरेशन में, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रेड्स हैं वो भी पास हुए हैं और क्रोमोसोम का जो नंबर है वो भी पास हुआ है, राइट। और अगर डेथ हो गई विदाउट रिप्रोडक्शन, सो उस केस में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके क्रोमोसोम आगे पास नहीं होंगे, उसका जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो आगे पास नहीं होगा, राइट। सो बहुत सिंपल लाइन दी है, जैसे कि ट्रेड जो है रिटेन होता है, वैसे ही क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका इंडिविजुअलिटी भी क्या होता है, रिटेन होता है इन ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन्स, बोथ द क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन अकर इन पेयर्स, राइट। क्रोमोसोम भी पैर में होते हैं, जीन्स भी पैर में होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अलील्स के बारे में पढ़ा हमने, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, अलील, राइट। सो क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पैर में, as well as genes are also occur in pair in the diploid somatic cell, ठीक है। सो ये 6 सेल फीचर याद रखना है। पहला है कि गैमेट जो है वो क्या है, ब्रिज है। दूसरा याद रखना है कि स्पर्म एग बोथ कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। थर्ड याद रखना है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, एंड क्रोमोसोम इज द वन हु कैरीज द हेरिडिटी ट्रेट। फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी पार्ट क्रोमोसोम का एब्सेंट है या फिर एक क्रोमोसोम ही एब्सेंट है, दैट माइट लीड टू द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ पॉइंट याद रखना है कि जैसे एक ट्रेट मेंटेन होता है, रिटेन होता है एक ऑर्गेनिज्म में और जनरेशन टू जनरेशन में, वैसे ही क्रोमोसोम भी क्या होता है, स्ट्रक्चरली रिटेन रहता है, इंडिविजुअलिटी उसकी रहती है और उसका जो नंबर है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड सिक्स्थ पॉइंट याद रखना है, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन occur in pairs in diploid or somatic cell. A gamete contains only one chromosome of a type and one of the two alleles of a character, right? So याद रखना है कि जो क्रोमोसोम पेयर्स में होंगे, राइट, तो जब भी ये क्रोमोसोम पेयर में होंगे वो क्या होंगे, मियोसिस के होने के बाद दे विल सेपरेट। अब दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें से एक जो है, एक मैटरनल होगा और दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें से जो अलग होंगे मियोसिस से वो पैटर्नल होगा, राइट। सो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम से एक एक क्रोमोसोम जो है वो अलग होंगे मियोसिस से और आकर क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड, एंड दिस विल हेल्प इन जाइगोट फॉर्मेशन, राइट। सो यहां पर मेरा बोलने का जो मकसद था वो था कि गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ टाइप। एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा। अभी हमने जस्ट देखा है कि क्रोमोसोम अकर इन पैर, तो उस एक पैर में से एक क्रोमोसोम ही गैमेट में होगा। और एक और चीज, एंड वन ऑफ द टू अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। देखा हमने क्रोमोसोम भी पैर में होते हैं, अलील्स जीन्स भी पैर में होते हैं, राइट। सो उस पैर में से एक ही जो है गैमेट में प्रेजेंट होंगे, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और एक अलील, राइट। नेक्स्ट है द पैड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स, पैड कंडीशन ऑफ बोथ द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन इज रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, राइट है, राइट है ना। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं, राइट। अब यहां पर मैंने एक रफली बनाया हुआ है, राइट। अब इसमें क्या होने वाला है देखो, राइट। अब इसमें क्या होगा, स्प्लिट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, राइट। अब क्या होगा यहां पर, फर्टिलाइजेशन। अब इसको समझो, राइट। सो यहां पर आप देख रहे हो एक क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके हैं, अब इनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो सपोज ये आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम का पेयरिंग है वो क्या हो गया, फिर से रीस्टोर, राइट। सो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो पेयरिंग स्टेट कंडीशन है क्रोमोसोम का और जीन का, वो फिर से कब रिस्टोर हो जाता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा जो रिस्टोर कंडीशन है वो नहीं रहेगा, इसका मतलब पेयरिंग दो क्रोमोसोम के बीच में, दो जीन्स के बीच में नहीं रहेगी।
एक गैमेट में एक क्रोमोसोम और एक अलील आ जाएगा, और फिर जब जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के टाइम, वो फिर से जो पेयरिंग है या जो पेयरनेस है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर। उसके बाद जेनेटिक होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी, डोमिनेंस, रिसेसिवनेस कैन बी सजेस्टेड बाय क्रोमोसोम टाइप एंड बिहेवियर, राइट। ये सब हमने पढ़ा ही हुआ है, डोमिनेंस, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, राइट। वो किस बेस पर है, इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम और द जीन। नाउ homologous chromosomes synapses during meiosis and then segregate independently into different cells। ये आप सभी को सिंपल लाइन में पता है, राइट। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी देयर इज क्रॉसिंग ओवर, दैट इज क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर याद रखना है, सिनेप्सिस फॉर्म होने के बाद जो क्रोमोसोम्स है वो एक कास्मेटा बनाते हैं एंड आफ्टर दैट दे सेग्रीगेट, राइट। वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट, और इंडिपेंडेंटली हर एक सेल में एक क्रोमोसोम आ जाएगा। नेक्स्ट, इन मैनी ऑर्गेनिजम्स sex of an individuals determined by specific chromosome are called sex chromosome, right। अभी हमने ये चीज भी देखी है सेक्स डिटर्मिनेशन में कि जो इंडिविजुअल का सेक्स है इट इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सारे फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस याद रखने हैं। यहाँ पर मैंने बताया है जो गैमेट है उसके पास एक क्रोमोसोम होगा और एक ही अलील होगा पैर में से। सेकेंड, रीस्टोर होता है जाइगोट में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। थर्ड, जेनेटिक होमोजाइगोसिटी और यू कैन से होमोजेनिसिटी, हेटेरोजेनिसिटी, ये डोमिनेंस, रिसेसिवनेस, ऑल दीज कैन बी सजेस्टेड बाय क्रोमोसोम टाइप एंड बिहेवियर। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ड्यूरिंग सिनेप्सिस दे सेग्रीगेट, राइट, इंडिपेंडेंटली इनटू डिफरेंट सेल्स। उसके बाद लास्ट याद रखना है कि सेक्स क्रोमोसोम आर दी वन हु डिसाइड्स द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, सो अब हम पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो कैसे दोनों पैरेलली ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे दोनों पैरेलली एक्सप्रेस हो रहे हैं, राइट। पैरेलली एक्सप्रेस या पैरेलली ट्रांसफर मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम है उसके वजह से ही क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है एज वेल एज ट्रांसफर हो रहा है। बिकॉज क्रोमोसोम हमने देखा कैसे ट्रांसफर हो रहा है। सो जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तो क्रोमोसोम कैरी कर लेकर जाएगा, राइट, जीन्स को। सो ये याद रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। बोथ जीन्स क्रोमोसोम आर ट्रांसफर्ड, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज, ठीक है। सो याद रखना है इसको कि जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम दे ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन without the change. In a diploid cells, chromosome occur in the homologous pairs. Genes also occurs in an allelic pair, right? Homologous chromosome होते हैं और genes भी pair में होते हैं, right? Alternative forms of genes, alleles, आपको बताया मैंने। One member of a pair is obtained from maternal parent and the other from the paternal parent, right? Third point के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रायर टू सेल डिवीजन, प्रायर टू सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन होने से पहले बोथ क्रोमोसोम्स एंड एन अलील गेट्स रेप्लिकेटेड, राइट। डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, इसका मतलब जीन्स भी रेप्लिकेट होंगे, जीन्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका पैर बन रहा है, राइट। सो इसको याद रखना है कि प्रायर टू सेल डिवीजन बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज द एलिलिक पैर gets replicated। So 3 points clear रखो कि first point है both genes and chromosomes are transferred from generation to generation without any change। Diploid cell में homologous chromosome होते हैं, right, वैसे ही पैर में alleles genes भी होते हैं। उसके बाद जो एक मेंबर है वो आता है पैटर्नल से और दूसरा मेंबर आता है मैटरनल से। थर्ड पॉइंट याद रखना है, सेल डिवीजन होने से पहले that is in the S phase chromosome as well as the gene gets replicated. During mitosis, the replicated chromosome and the replicated allele split, which passes into the daughter cell। सही है, राइट। अब रेप्लिकेट होकर माइटोसिस करेंगे, राइट। माइटोसिस
के टाइम पर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होने के बाद किस में ट्रांसफर हो जाता है, इनटू द डॉटर सेल, राइट। आपने ये बेसिक चीज है, आपने ऑलरेडी ये अपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, राइट। ड्यूरिंग माइटोसिस द replicated chromosome and the replicated allele split, right, which passes into the daughter cells. The process of replication and distribution maintains similarity in the genetic composition of the cells of multicellular organism. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई हुई है, right. It is due to the process of replication and the distribution. यहाँ पर distribution आपको दिखेगा, right. Distribution कैसे होगा, जब माइटोसिस होगा, सेल डिवाइड होगा, तभी तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी तो अलील्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट. सो replication and distribution maintains the similarity in the genetic composition of the cell of multicellular organism, right. Next देख लेते हैं, both segregate during gamete formation. Chromosome segregate during gamete formation. Alleles will split again during gamete formation, and each gamete will have one chromosome of a type and one allele of a type. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, तो याद रखना है बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. यहाँ पर बोथ का मतलब है क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स, सो दैट अ गैमीट रिसीव वन क्रोमोसोम एंड वन एलील ऑफ ईच पेयर. नेक्स्ट, अब फ्यूजन, राइट. सेग्रीगेट हो गए गैमेट्स, गैमेट्स के अंदर एक एक जो क्रोमोसोम है वो चले गया, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन आ गई है. सो नाउ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स. गैमीट्स हैप्लॉइड क्यों? बिकॉज उनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम है. हैप्लॉइड गैमेट्स रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड एलिलिक पेयर इन द ऑफस्प्रिंग, राइट. फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड सिंगल क्रोमोसोम, एक गैमेट में सिंगल क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में, दोनों को फ्यूज करेंगे. 1 1 विल गेट 2, मतलब 2 इज द डिप्लॉइड केस. सो जो रिस्टोरेशन है वो होता है यहाँ पर, दैट इज फ्रॉम हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, फिर से हो जाते हैं. So diploid number of chromosome and allelic pairs in the offspring, right. जो गैमेट्स में सिंगल क्रोमोसोम्स आए थे, हैप्लॉइड स्टेट में आए थे, वो अब फिर से ऑफस्प्रिंग में रिस्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिप्लॉइड, राइट. नाउ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज द एलील्स फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट. सिंपल बात है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट हो रहा है, इसका मतलब जीन्स भी सेग्रीगेट होंगे, सिंपल है. एंड ऑल्सो बोथ genes chromosome show law of independent assortment, right. तो याद रखना है ये पूरे 7 पैरेलल्स देखे हमने बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, कैसे दोनों जो है लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, राइट. याद रखना है इसमें जीन्स अकर इन पेयर, क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, राइट. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सेग्रीगेशन का लॉ जो है और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो दोनों लॉज जो है दे आर ओबेड बाय बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स, राइट. ऑल्सो याद रखना है कि जब भी सेल डिवीजन होगा उससे पहले जो क्रोमोसोम है और जो जीन्स हैं वो अपने आप को क्या कर लेंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे. रेप्लिकेट होने के बाद जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो हर एक सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्रोमोसोम का एज वेल एज एलील्स का. और इसके बाद याद रखना है प्रॉपर सेल डिवीजन एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन्स द सिमिलरिटी इन दी सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसको एकदम अच्छे से याद रखना है. सो नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट the contribution of T.H. Morgan, right. T.H. stands for Thomas Hunt, okay. T.H. stands for Thomas Hunt Morgan, okay. So अब जो हम इसके बाद जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं अंडर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, that will be all based upon the experiment performed by T.H. Morgan, okay. So इसको अच्छे से समझ लो. So T.H. Morgan जो है, he was an American scientist, American genetist, okay, who got the Nobel Prize in the year 1933, and also he is considered as the father of experimental genetics. So ये कुछ बातें याद रखनी है. सबसे important बात याद रखनी है कि he is the father of experimental genetics, okay. T.H. Morgan, Nobel Prize मिला है in the year 1933, ठीक है. तो उसका वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो क्या क्या था एक बार देख लेते हैं. पहला वर्क था
डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, लिंकेज के बारे में हम भी आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. देन वी हैव क्रॉसिंग ओवर, राइट, क्रॉसिंग के ओवर के अलावा सेक्स लिंकेज. देन वी हैव क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इसके अलावा वी हैव लिंकेज मैप्स एंड ऑफ कोर्स वी हैव म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन्स. तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिस पर टीएच मॉर्गन ने काम किया था. नेक्स्ट, ही इज आल्सो नोन एज फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स. फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, उसका रीजन क्या है? बिकॉज उसके हर एक एक्सपेरिमेंट ने उसने किसका इस्तेमाल किया था? फ्रूट फ्लाई. ही वाज नोन एज द फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई को क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर. याद रखना है, बोलना नहीं है. Has a research material in experimental genetics. उसका जो experimental genetics में जो भी ये टॉपिक्स थे, कहीं ना कहीं हर जगह उसने ड्रोसोफिला का यूज किया था. ओके, एंड क्यों किया था वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. And it was largely due to his book. It was largely due to his book, The Theory of Gene. उसकी एक बुक थी जिसका नाम है Theory of Gene, that genetics was accepted as a distinct branch of biology. बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने देखा कि मेंडल जो है, he is the father of genetics, but genetics को बायोलॉजी में इंक्लूड करने का जो काम था वो किया था टॉमस हंट मॉर्गन ने. ओके, सो याद रखना है कि ये किस वजह से जेनेटिक्स को ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में माना गया था? बिकॉज ऑफ टीएच मॉर्गन, बिकॉज ऑफ हिज बुक द थ्योरी ऑफ जीन. ठीक है, सो ये याद रखना है. दिस इज अबाउट द टीएच मॉर्गन हिस्ट्री. इतना याद रखना है. ओके, एंड कोई भी डाउट है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी है, राइट, आप लोग मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हो. आई हैव एन ईमेल आईडी, राइट. सारी इन्फॉर्मेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग जो भी आज हमने पढ़ा है सभी को क्लियर है. थैंक यू सो मच.